हेलो दोस्तों, कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हमें तुगलक राजवंश के बारे में पढ़ना है। तुगलक राजवंश दिल्ली सल्तनत के अंदर आने वाला और दिल्ली में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश था। ये बात हम कल की क्लास में भी समझ चुके हैं। 94 साल तक इन्होंने यहाँ पर शासन किया था। मामलुक वंश या गुलाम राजवंश को और खिलजी राजवंश को हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पर सभी को क्रम से लिख दिया गया है रिकॉल करने के लिए या रेफरेंस के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं। तो सीधे चलते हैं आज की क्लास में, जिसे हम कह रहे हैं तुगलक राजवंश। तुगलक राजवंश में आपको 4 जो सुल्तान थे उनके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पर पढ़ना है गियासुद्दीन तुगलक के बारे में, फिर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, फिर फिरोज शाह तुगलक के बारे में, और आखिरी जो इसके सुल्तान थे वो नसीरुद्दीन महमूद, इन्हीं को मोहम्मद शाह तुगलक कहा जाता है। तो इनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पर एक बात आप याद रखिएगा, मोहम्मद शाह तुगलक था, नसीरुद्दीन महमूद और यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक था। तो इसे याद रखिएगा, सेकंड नंबर वाला बिन था और जो लास्ट नंबर पर था वो शाह था। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद शाह तुगलक। अगर आपने हिस्ट्री में इनके नाम याद कर लिए, मेडाइवल हिस्ट्री में खास तौर पर, या अगर इनके नाम याद हो गए तो आपका आधा हिस्ट्री तैयार हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर इनके नामों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। एक तरह के सारे नाम होते हैं और ऊपर से उन पर भी कई सारी उपाधियां उन्होंने ग्रहण कर रखी होती हैं। उनके वास्तविक नाम कुछ और होते हैं। तो अगर नाम आपको एक बार याद हो गए तो आधी कहानी यहाँ से आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो देखिए, सबसे पहले हमें पढ़ना है गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, जिसे गाजी मलिक कहा है हमने। लेकिन उसके पहले हम समझते हैं कि खिलजी राजवंश कैसे समाप्त हो गया और कैसे तुगलक राजवंश की दिल्ली में नींव पड़ी। तो देखिए, कल जब हमने खिलजी राजवंश पढ़ा था तो हमने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे सैन्य अभियान किए थे। एक अभियान 1305 में अगर आपको याद हो तो अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा में भी किया था। मालवा में जब इन्होंने अभियान किया था तो गुजरात का एक आदमी था खुसरो खान। इनकी सेना ने गुजरात के खुसरो खान को पकड़ लिया था और ये उसे दिल्ली ले गए थे। वहां पर जाकर के उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है और उसे मुस्लिम बना दिया जाता है। इसके बाद ये जो खुसरो खान था, जिसे मुस्लिम बनाया गया था, जिसका धर्म परिवर्तन करवाया गया था, यह अलाउद्दीन खिलजी के बेटे मुबारक शाह के साथ ही रहने लगता है। मुबारक शाह ने ही खुसरो खान को खुसरो खान की उपाधि दी थी। इसका वास्तविक नाम कुछ और था। इसके बाद खुसरो खान, जब अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो जाती है, उसके बाद मुबारक शाह जो खिलजी था उसकी भी खुसरो खान के द्वारा हत्या कर दी जाती है। तो क्या कहानी थी? मालवा से इन्होंने एक आदमी को पकड़ा था, उसका धर्म परिवर्तन करवाया था, उसका नाम था खुसरो खान। खुसरो खान मुबारक शाह जो अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था उसके साथ रहने लगता है। बाद में ये उसकी हत्या कर देता है और यहाँ पर जो दिल्ली का सुल्तान होता है वो दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है, दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पर एक आदमी जिसका नाम था गाजी मलिक, पंजाब का या देपालपुर का वो गवर्नर हुआ करता था, उसे ये बात पता चलती है कि यहाँ पर मुबारक शाह खिलजी की डेथ हो गई है और खुसरो खान नाम के व्यक्ति ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया है। तो पंजाब या देपालपुर का गवर्नर, जिसे हम गाजी मलिक कह रहे हैं या जिसे गियासुद्दीन तुगलक कह रहे हैं, ये दिल्ली पहुंचता है। यहाँ पर विद्रोह किया जाता है और विद्रोह के बाद जो खुसरो खान था उसे उसके पद से हटा दिया जाता है और अब सत्ता स्थापित हो जाती है तुगलक राजवंश के पहले शासक की, पहले सुल्तान की, जिसे हम कह रहे हैं गाजी मलिक या गियासुद्दीन तुगलक। तो इस तरह से खिलजी राजवंश समाप्त हो जाता है और तुगलक राजवंश दिल्ली में स्थापित हो जाता है। तो गियासुद्दीन तुगलक जो गाजी मलिक हैं, इन्हीं को कहा जाता है तुगलक वंश का संस्थापक। तुगलक वंश की नींव इन्हीं के द्वारा रखी गई थी। फिर इनके बारे में आज की जो पूरी क्लास है वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी, क्योंकि इनके बारे में ना बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो आपने सुनी होंगी या नहीं सुनी होंगी, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। अगर आप सुनेंगे लास्ट होते होते क्लास में आपको लगेगा कि ये क्या ही देख लिया। तो देखिए, सबसे पहले तुगलक वंश का संस्थापक इसे कहा जाता है। ये गवर्नर था देपालपुर का, पंजाब का। फिर इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य व्यवस्था को इसने लागू रखा था। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से
सुरक्षा के लिए एक बहुत अच्छी सैन्य व्यवस्था बनाई थी, सैन्य विभाग बनाया था। मंगोलों का आक्रमण इसके समय पर भी चलता रहा था। 29 बार मंगोलों के द्वारा यहाँ पर आक्रमण किए गए थे और इनसे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सुदृढ़ तरीके से गयासुद्दीन तुगलक जो थे उन्होंने निपटा, उनसे संघर्ष किया और कभी भी भारत की सीमा में या अपने साम्राज्य क्षेत्र में मंगोलों को प्रवेश नहीं करने दिया। इसके बाद जब इन्होंने मंगोलों को पराजित किया, इसके बाद ही इन्होंने मलिक उल गाजी उपाधि धारण की थी। ये आपसे पूछी जा सकती है, तो ये उपाधि आपको याद रखनी है कि मलिक उल गाजी की उपाधि मंगोलों को पराजित करने के बाद गाजी मलिक या गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा ग्रहण की गई थी। फिर पहला मुस्लिम सुल्तान था ये, जिसने नहरों का या कैनाल्स का निर्माण करवाया सिंचाई के लिए। ये आपसे कई बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। बंगाल विजय का इसने प्रयास किया था। ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, समझिए। यहाँ पर होता था दिल्ली का सुल्तान यहाँ पर बैठा हुआ है। ये गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक ने एक बार बंगाल और बिहार से होते हुए यहाँ पर सभी जगह पर विजय अभियान चलाया था। तो ये गया हुआ था बंगाल से वापस आने के क्रम में जब इसने देखा कि बंगाल और बिहार में इसे बहुत ज्यादा कुछ धन प्राप्त नहीं हुआ है, लूटपाट ये नहीं कर सका, तो जब ये लौट रहा था, इसने निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर एक संदेश भिजवाया कि निजामुद्दीन औलिया अपना पूरा लेखा जोखा तैयार रखें कि कब से उन्होंने कर नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया है, कितनी उनकी कमाई हो रही है, कैसे क्या है, ये सब तैयार रखें। और जब भी सुल्तान यानी गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली पहुंचेंगे तो वो ये सारी चीजें निजामुद्दीन औलिया से प्राप्त करेंगे, देखेंगे, इनकी जांच पड़ताल करेंगे। तो जब ये संदेश निजामुद्दीन औलिया के पास पहुंचता है, निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि जो दूत उनका संदेश लेकर गया था उससे कहते हैं कि उनसे कह देना, सुल्तान से कह देना कि अभी दिल्ली बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है। तो फिर ये जब वापस लौट रहे थे, यहाँ पर कुछ दूरी पर यहाँ पर रहे होंगे, तो इन्होंने कहा, जो गियासुद्दीन तुगलक थे, इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक से कहा, मोहम्मद बिन तुगलक जिन्हें जूना खां भी कहा जाता है, जूना खां या जौना खां भी इन्हें कहा जाता है, ये इनके साथ थे, इनके पुत्र थे। तो इन्होंने गियासुद्दीन तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक से कहा कि थोड़ी देर रुक करके आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि ये एक लंबी दूरी है, यहाँ से बीच में आते हुए थक गए थे। तो इन्होंने कहा कि थोड़ी देर रास्ते में ही आराम कर लेते हैं, यहाँ पर टेंट वेंट डलवाओ, बैठते हैं यहीं पर आराम करते हैं थोड़ी देर। फिर मोहम्मद बिन तुगलक जो था, ये गियासुद्दीन तुगलक को बहुत मानता था। गाजी मलिक जो था, इसका पिता था, इसको बहुत मानता था। तो इसने क्या कहा कि जल्दी जल्दी बुलवाया और सब वहां पर लकड़ी का एक महल खड़ा करवाया कि इस महल में आप आराम से आराम करिए, रात्रि भर रुकिए, फिर इसके बाद कल सुबह उठ करके यात्रा करेंगे। तो वहां पर जो लकड़ी का महल इसके द्वारा बनवाया गया था, रात में ही लकड़ी का महल पूरी तरह से ढह जाता है और इसमें दब करके गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक की डेथ हो जाती है। इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि ये निजामुद्दीन औलिया की हाय लगी थी या निजामुद्दीन औलिया की बददुआ लगी थी गियासुद्दीन तुगलक को, इसके कारण इनकी डेथ हो गई। लेकिन अभी आगे जब हम देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक या जूना खान की जर्नी को, तो आपको महसूस होगा कि ये जो निजामुद्दीन औलिया थे, इनकी बददुआ वास्तव में गियासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक को नहीं लगी थी, इनकी बददुआ लगी थी वास्तव में मोहम्मद बिन तुगलक को, यानी इस बच जाने वाले इंसान को। यहाँ पर यह भी उपस्थित था, लेकिन गियासुद्दीन तुगलक दबकर मर गए थे और मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ से बच गया था। तो इस बच जाने वाले इंसान को ही इनकी वास्तव में बददुआ लगी थी। आप देखेंगे जब हम जर्नी पढ़ेंगे, तब आप देखेंगे कि वास्तव में दिल्ली सल्तनत का सबसे बुद्धिमान, सबसे विद्वान, सबसे योग्य शासक होने के बावजूद कैसे ये अपने हर अभियान में फेल हो जाता था, कैसे ये अपने हर अभियान में असफल रहा था। तो अब देखिए, हमें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ना है। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? जूना खान था। जूना खान ही बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था या दिल्ली का सुल्तान बना था। अब देखिए, ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ये दिल्ली सल्तनत का सबसे बुद्धिमान, सबसे योग्य शासक था, सबसे दूरदर्शी शासक था। लेकिन इसने जितने भी काम किए थे, जितने भी अभियान किए थे, जितने भी प्रयोग किए थे, वो सब असफल हो गए थे। इसलिए इसे इतिहास में
सबसे बुद्धिमान और सबसे मूर्ख शासक कहा जाता है। तो इसे सबसे बुद्धिमान और मूर्ख शासक का कॉम्बिनेशन कहा जाता है कि ये सबसे बुद्धिमान था लेकिन सबसे ज्यादा मूर्ख भी था। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने 5 अभियान किए थे और पांचों के 5 अभियान जो इसके पीछे की सोच थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत दूरदर्शी सोच थी, बहुत अच्छे तरीके से इसने सोचा था, लेकिन उन्हें सफल नहीं हो पाए थे वो सारे के सारे अभियान। तो वास्तव में जब आप देखेंगे इनके कामों को तो आपको ऐसा लगेगा कि ये वास्तव में बुद्धिमान शासक था, लेकिन ये मूर्ख शासक नहीं था, ये अभागा शासक था। इसकी किस्मत ने इसका साथ नहीं दिया, नहीं तो इसने बहुत अच्छे अच्छे तरह से एक्सपेरिमेंट जो है वो सोचे थे और करने का प्रयास किया था। तो इसने पहला जो एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या किया था, इसने जो दोआब क्षेत्र होते हैं, दोआब क्षेत्र 2 नदियों के बीच का क्षेत्र होता है और यहाँ पर उपज अच्छी होती है। तो इसने कहा था कि दोआब क्षेत्रों में हम कर बढ़ा देंगे, टैक्स बढ़ा देंगे, और यहाँ पर कर बढ़ा करके इसने 1/2 कर दिया था, यानी आधा टैक्स कर दिया था। जितनी भी फसल होगी उसका आधा मोहम्मद बिन तुगलक को या सुल्तान को देना पड़ेगा। सिर्फ दोआब क्षेत्रों में नॉर्मली यहाँ पर 1/3 या 1/5 हुआ करता था। तो 1/2 इन्होंने टैक्स कर दिया, और जैसे ही इन्होंने टैक्स यहाँ पर बढ़ाया वैसे ही इस दोआब वाले क्षेत्र में अकाल पड़ गया, और वहां पर अकाल के साथ साथ प्लेग भी फैल गया। तो यहाँ पर फिर इसके बाद जब अकाल पड़ गया तो जो किसान थे वो टैक्स देने में असफल हो गए और इन्होंने टैक्स नहीं दिया। इसके बाद इसने जबरन वसूली की, लेकिन फिर एक तरह से क्योंकि टैक्स देना संभव नहीं था तो इसका प्रयास जो था, इसका प्रयोग जो था वो असफल हो गया। तो यहाँ पर पहला प्रयास इसका असफल हो गया। इसीलिए देखिए हमने पहले ही देखा कि ये मूर्ख शासक नहीं था, ये बुद्धिमान था, लेकिन अभागा था, इसकी किस्मत ने इसका साथ नहीं दिया। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जब हम देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की यानी जूना खान की जर्नी को तो हम ऐसा महसूस करेंगे हर कदम पर कि ये अभागा था, इसकी जो निजामुद्दीन औलिया की बद्दुआ थी वो वास्तव में मोहम्मद बिन तुगलक को लगी थी। तो फिर देखिए दूसरा इसने जो प्रयोग किया था, इसने राजधानी परिवर्तन किया था। पहले ये राजधानी हुआ करती थी दिल्ली, यहीं पर सुल्तान रहा करते थे। इसने राजधानी परिवर्तन करके यहाँ पर अपनी राजधानी को लाया, जिसे देवगिरी कहा जाता है या इसे ही दौलताबाद कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन दिल्ली से कहां पर किया था, तो देवगिरी से दौलताबाद, देवगिरी या दौलताबाद में किया था। बाद में कुछ समय बाद यहाँ पर रहने के बाद इसे लगा कि यहाँ पर रहने में हमारा मन नहीं लग रहा है, यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, तो ये वापस दिल्ली लौट गया। अब इस बीच में देखिए सबसे बड़ी गलती इसने क्या की थी, इसने गलती ये की कि सिर्फ राजा और जितने मंत्री थे या अधिकारी थे उनको लेकर के ये देवगिरी या दौलताबाद नहीं गया था। इसने पूरी की पूरी जो दिल्ली में रह रही प्रजा थी उसको कहा कि अब हम सब लोगों को देवगिरी या दौलताबाद चलना है। तो इसके साथ पब्लिक भी जा रही थी, बीच में यहाँ पैदल चलते हुए लोग जा रहे थे। इतना लंबा क्षेत्र, इतना लंबा सफर तय करने में बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, और इसके बाद इसने फिर डिसीजन बदल दिया और ये फिर से दिल्ली में आकर बस गया। इसके कारण इसके बहुत सारा जो पैसा था, बहुत सारा खजाना खाली हो गया, और यहाँ पर फिर से इसे बसने में बहुत लंबा समय लग गया, बहुत अच्छे से चीजें स्थिर होने में बहुत समय लग गया। तो इसलिए कहा जाता है कि ये प्रयास भी इसका असफल हो गया था। अब देखिए यहाँ पर इसने दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी जाने का फैसला क्यों किया था, इस पर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। यहाँ पर आपने सुना होगा, एक इतिहासकार हैं बर्नी, ये कहते हैं ये इसलिए यहाँ पर गया था क्योंकि ये सोच रहा था कि दिल्ली से जाकर के अगर हम देवगिरी या दौलताबाद में बस जाएंगे तो ये केंद्र होगा, सेंटर होगा इनके साम्राज्य का। तो ये यहाँ पर पहुंच गए देवगिरी में। और फिर इसके अलावा लेकिन देखिए एक इब्न बतूता हैं जो मोरक्को के यात्री थे, भारत आए थे, इन्हीं के काल में आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। इन्होंने रेहला नाम की पुस्तक लिखी है और इसमें इन्होंने लिखा है कि ये इसने यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तित करने का काम इसलिए किया था क्योंकि दिल्ली के बहुत सारे अमीर हमने समझा था किन्हें कहा जाता है पहले वीडियो में, दिल्ली के बहुत सारे अमीर इनको गालियां लिख करके पत्र भेजा करते थे और इनको बहुत अपमानित किया करते थे। तो इसलिए इन्होंने फैसला किया था कि दिल्ली से दूर जाकर के दौलताबाद में या देवगिरी में बस जाएंगे। तो इब्न बतूता की पुस्तक आपको याद रखनी है,
रेहला इसकी पुस्तक है और ये मोरक्को का यात्री था। आया किसके शासन काल में था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। और बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी यानी जज होता है, न्यायाधीश होता है, दिल्ली का काजी इनको नियुक्त कर दिया था इब्न बतूता को। फिर इसने तीसरा प्रयोग किया था सांकेतिक मुद्रा का चलाने का प्रयोग। सांकेतिक मुद्रा चलाने की पहली बार कोशिश की थी भारत में मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा जाएगा कि सांकेतिक मुद्रा जो थी उसे चलाने का प्रयास भारत में पहली बार किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने जो सांकेतिक मुद्रा चलाई थी वो क्या थी और ये कैसे फेल हो गई? देखिए, सांकेतिक मुद्रा वो मुद्रा होती है जो वर्तमान में आप देखते हैं प्रचलित है। जैसे 100 का नोट होता है, 100 का नोट है, ये मान लीजिए इस पर लिखा हुआ है 100, लेकिन अगर इससे 100 हटा दिया जाए, जो मूल्य इस पर लिखा है उसे हटा दिया जाए, तो ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। वास्तव में इस कागज के टुकड़े का अपना कोई मूल्य नहीं है, या जो इस पर लिखा गया है उससे बहुत कम मूल्य है। इसे कहा जाता है सांकेतिक मुद्रा। तो इसी तरह से जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने सोने और चांदी का संरक्षण करने के लिए, बचाने के लिए, क्योंकि सोने और चांदी इनका खजाना जो इनका था वो खाली होता जा रहा था, तो इन्होंने सोचा कि सोने और चांदी को बचाने के लिए हम सांकेतिक मुद्रा चलाते हैं। सांकेतिक मुद्रा में इन्होंने तांबे और कांसे की जो सिक्के थे वो चलाए। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने सांकेतिक मुद्रा चलाई, यानी सोने और चांदी का संरक्षण करने के लिए, उसे बचाने के लिए इन्होंने कांसे और तांबे के सिक्के जारी कर दिए और उसमें इन्होंने कहा प्रजा से कि आप ये वाले सिक्के ले जाइए, इसी से काम चलाइए, यही मार्केट में अब से चलाए जाएंगे और इनका मूल्य सोने और चांदी के सिक्कों के बराबर ही होगा। सांकेतिक तौर पर यह मान लिया गया कि जो मूल्य सोने या चांदी के सिक्कों का हुआ करता था वही तांबे और कांसे के सिक्कों का होगा। तो इसके बाद क्योंकि तांबा और कांसा सस्ती धातु हुआ करती थी, तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग तैयार हो गए जिन्होंने नकली मुद्राएं बना ली, नकली सिक्के बना लिए। तो इन मुद्राओं के बन जाने के बाद मार्केट पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। यहाँ पर महंगाई तेजी से बढ़ी, क्योंकि जितना उत्पाद था, जितनी चीजें थी, उसके कंपैरिजन में सिक्के या मुद्राएं बहुत अधिक हो गई थी। अर्थव्यवस्था में आपने पढ़ा होगा कि जब उत्पाद कम हो जाए और मुद्रा ज्यादा लोगों के पास आ जाए तो महंगाई बढ़ जाती है। यहाँ पर महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बाद में इसे अपना ये फैसला वापस लेना पड़ा। इसने प्रजा से वापस जो ये सांकेतिक मुद्राएं चलाई थी तांबे और कांसे की, उन्हें वापस मंगाया और उनके बदले में इसने सोने और चांदी की सिक्के जो थे उनको वापस करना प्रजा को शुरू कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि एक तो इसका खजाना खाली हो गया, सोना और चांदी जितना इसने इकट्ठा किया था वो सब खत्म हो गया इसके पास, और दूसरा इसकी इमेज ऐसी बन गई कि ये बेवकूफ है। तो इस तरह से इसका ये भी प्रयास असफल हो गया। फिर इसने एक प्रयोग किया था, खुरासान अभियान इसने चलाया था। खुरासान आप इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ पर जो मध्य एशिया वाला क्षेत्र आएगा, ये इंडिया के परिप्रेक्ष्य में आप यहाँ पर देखिए मध्य एशिया वाला जो क्षेत्र होगा वहां पर ईरान हुआ करता था। ईरान के आसपास की ही जगह खुरासान हुआ करती थी। तो क्या हुआ कि मध्य एशिया में अशांति पैदा हो गई, अस्थिरता पैदा हो गई। मंगोल भी अब धीरे धीरे समाप्त होने लगे थे, उनकी शक्तियां कम होने लगी थी। तो यहाँ पर कोई भी शासक मौजूद नहीं था जो इसे कंट्रोल कर सके, इसे संभाल सके। तो इन्होंने, जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, इन्होंने सोचा कि अभी तक मध्य एशिया से आकर के, यानी इस क्षेत्र से आकर के हमारे साम्राज्य में या भारत में हमेशा मध्य एशिया वालों ने अटैक किया है, इसको जीतने की कोशिश की है, तो क्यों ना इस अस्थिरता का लाभ उठा करके हम भी यहाँ पर अटैक करें या अभियान छेड़ें। इसके लिए इन्होंने एक अभियान चलाया जिसे खुरासान अभियान कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने पहले ही ये डिसाइड कर लिया कि 1 साल के भीतर भीतर हम यहाँ पर लड़ाई करने जाएंगे, यहाँ पर अभियान शुरू करेंगे। इसके लिए इन्होंने 3,70,000 की एक बड़ी फौज तैयार कर ली, बहुत बड़ी सेना तैयार कर ली। एडवांस में ही सेना को वेतन भी दे दिया और कहा कि आप लोग तैयार रहिए, 1 साल के भीतर भीतर हम लोग यहाँ पर अटैक करेंगे। अब सेना तैयार बैठी थी, 1 साल के भीतर भीतर यहाँ पर स्थिरता कायम हो गई, यहाँ पर सब कुछ ठीक हो गया।
इसके बाद इन्होंने सेना से कहा कि अब जाने का कोई मतलब बनता नहीं है वहां पर, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ ठीक हो गया, पहले की तरह सब कुछ व्यवस्थित हो गया। तो सेना को इन्होंने पहले से ही वेतन दे दिया था, इसकी वजह से जो बचा कुचा इनका खजाना था वो भी खाली हो गया और इसकी इमेज भी ऐसी बन गई कि ये एक स्वप्नशील शासक है जो सपने देखता रहता है बैठ करके, काम नहीं करता है। तो ये प्रयास भी इनका असफल हो गया। फिर इन्होंने एक अभियान किया था, कराचिल अभियान। कराचिल यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की एक जगह है, कुमायूं वाला पहाड़ी वाला जो क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है कराचिल। तो यहाँ पर जो यहाँ की जनजातियां थी वो बहुत समय समय पर विद्रोह करती रहती थी और मोहम्मद बिन तुगलक को ऐसा लगता था कि चीन के जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर के इनको उकसाते हैं, इनसे विद्रोह करवाते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कराचिल में भी एक अभियान शुरू किया, यहाँ पर अपने सैनिक भेजे और कहा कि जाकर के यहाँ के विद्रोह को समाप्त करिए। तो ये लोग गए, प्रारंभिक तौर पर ये विजयी हुए, इन्होंने बहुत सारा विद्रोह दबा दिया, लेकिन क्योंकि इनके सैनिकों को पहाड़ी क्षेत्रों में रहने का अभ्यास नहीं था, इसकी वजह से बाद में इसके बहुत सारे सैनिक मारे गए और ये प्रयास भी इसका असफल हो गया। इसे कराचिल अभियान कहा जाता है। तो इस तरह से इसने 5 एक्सपेरिमेंट किए थे, 5 प्रयोग किए थे, पांचों के पांचों प्रयोग इसके असफल हो गए। इसीलिए इतिहासकारों ने इसे बुद्धिमान और मूर्ख शासक कहा है। कुछ इतिहासकारों ने इसे पागल, रक्त पिपासु और स्वप्नशील शासक कहा है, लेकिन वास्तव में अगर आप इसके काम देखें तो ऐसा कुछ भी इसमें देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि ना तो ये पागल था, अगर पागल होता तो इतने सारे अभियान, इतने सारे प्रयोग करने की कोशिश क्यों करता, ना तो ये रक्त पिपासु था, इसने किसी की हत्या नहीं की थी, बस इसने जो एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए थे उनमें स्वाभाविक तौर पर कुछ लोगों की जाने गई थी, ये बात अलग है। फिर ना ही ये स्वप्नशील था, स्वप्नशील होता तो फिर कोई भी काम करता ही नहीं, क्यों करता, इतने सारे प्रयास किए थे इसने, कोशिश तो इसने की ही थी, ये वास्तव में अभागा था। इसीलिए मैंने आपसे शुरू में कहा था कि जब हम मोहम्मद बिन तुगलक की या जूना खान की जर्नी देखेंगे, इसका कार्यकाल देखेंगे, तो हम हर कदम पे हमें ये महसूस होगा कि निजामुद्दीन औलिया की जो बद्दुआ थी वो वास्तव में गयासुद्दीन जो था उसको नहीं लगी थी, इनकी बद्दुआ लग गई थी मोहम्मद बिन तुगलक को। इन्होंने जितने काम किए सब में यह असफल रहे, बल्कि ये बहुत योग्य, बहुत विद्वान और बहुत दूरदर्शी शासक थे, दिल्ली सल्तनत के सबसे पढ़े लिखे शासक हुआ करते थे। फिर इसके बाद देखिए इन्होंने एक कृषि विभाग बनाया था जिसका नाम था दीवान ए कोही। दीवान ए कोही ये इसका नाम था। अब हमें पढ़ना है फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक तीसरा शासक था और इसे इतिहास में कल्याणकारी शासक या इतिहास में सल्तनत काल का या मध्यकाल का अकबर कहा जाता है, इसलिए क्योंकि इसने बहुत सारे ऐसे कार्य किए थे जो लोगों की या प्रजा की भलाई के लिए थे, लोगों के कल्याण के लिए थे। लेकिन वहीं पर इसने तुष्टीकरण की नीति को भी अपनाया था। तुष्टीकरण की नीति क्या होती है, तो कुछ वर्गों को खुश करने की नीति होती है। इसने तुष्टीकरण की नीति अपनाया था। इसके तहत इसने कौन कौन से काम किए थे, तो इसने सैनिकों को खुश करने के लिए या सैनिकों को तुष्ट करने के लिए इनके पद को वंशानुगत बना दिया था, वंशानुगत बना दिया था और कहा था कि अगर कोई व्यक्ति खुद सैनिक नहीं बनना चाहता है, खुद रिटायरमेंट लेना चाहता है, तो अपने दास को, अपने पुत्र को, अपने भाई भतीजे को, किसी को भी सेना में अपने जगह पर भर्ती कर सकता है। तो यहाँ से योग्यता समाप्त हो गई, इसने इसे वंशानुगत बना दिया था। फिर इसने उलेमाओं को खुश करने के लिए ये कहा था कि मैं खुद एक सुन्नी हूँ। सुन्नी आपको पता होगा मुसलमानों में भी 2 समुदाय होते हैं, 2 उपजातियों की तरह ही 2 संप्रदाय होते हैं, एक को कहा जाता है सिया, एक को कहा जाता है सुन्नी। तो इसने सियाओं का विरोध किया था और कहा था कि मैं सुन्नी हूँ और सियाओं के जो सिया मुस्लिम हैं उनके बहुत सारे जो पर्व होते हैं, उत्सव होते हैं, त्योहार होते हैं, उन पर रोक लगाई थी इसने। फिर इसने इक्तादारों को खुश करने के लिए जिस दाग और हुलिया प्रथा को अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था उसे समाप्त कर दिया था और कहा था कि इक्तादार भी वंशानुगत हो सकते हैं। इक्तादार का पद भी वंशानुगत बना दिया गया था और इसके अलावा यहाँ पर दाग और हुलिया प्रथा को इसने समाप्त कर दिया था।
यहाँ पर भी देखिए योग्यता समाप्त हो गई, इक्तादार बनने के लिए कोई भी योग्यता नहीं चाहिए। यहाँ पर भर भर करके भ्रष्टाचार हुआ करता था। हमने अलाउद्दीन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि वहां पर उसने दाग और होलिया प्रथा इसलिए शुरू की थी ताकि जो इक्तादार होते हैं वो जब भी सर्वेक्षण किया जाए, सर्वे किया जाए, तो बगल वाले इक्तादार से घोड़े एक्स्ट्रा मंगा करके ना दिखा पाए और भ्रष्टाचार ना कर पाए। जितने उनके पास घोड़े हैं उतने घोड़ों के रख रखाव के लिए ही सुल्तान से उनके पास पैसा है। तो यहाँ पर इसने दाग और हुलिया प्रथा को समाप्त कर दिया कि अब आप खुलेआम भ्रष्टाचार करिए। इसके अलावा इसने हिंदुओं का विरोध किया और हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था, पुनः जजिया कर लगाया था। तो इस तरह से इसने तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी, क्योंकि इसके पहले वाला जो शासक था मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही जो उदार किस्म का शासक था। उसने सभी धर्मों और सभी संप्रदायों को समान महत्व दिया था। वो खुद गंगा जल पिया करता था और मंदिरों का भी समान रूप से जो सम्मान होता है वो किया करता था। यहाँ पर लेकिन इसने बहुत सारी तुष्टीकरण की नीति अपनाई। इसने बहुत सारे मंदिरों को भी तुड़वाया और इसके अलावा जो भी मंदिर टूटे हुए थे या जो नए मंदिर बन रहे थे उनके निर्माण कार्य पर भी इसने रोक लगा दिया। लेकिन इसके विपरीत इसने प्रजा की भलाई के लिए बहुत सारे काम भी किए थे, इसलिए इसे कल्याणकारी शासक या अकबर कहा जाता है। तो इसने कौन कौन से कल्याणकारी काम किए थे ये समझ लेते हैं। देखिए 24 प्रकार के कर उस समय लगाए जाते थे प्रजा पर। इसने 24 करों को समाप्त कर दिया, सिर्फ 4 तरह के कर लगाए प्रजा पर। पहला कर लगाया इसने जिसे कहा जाता है खम्स। खम्स कौन सा कर हुआ करता था? तो देखिए जो सेनापति होते थे या जो इक्तादार होते थे, अगर वो किसी दूसरे राज्य पर अटैक करते हैं तो वहां से जो भी धन लूटेंगे उसका कुछ हिस्सा उन्हें सुल्तान को देना पड़ेगा। ये हुआ करता था खम्स, और इसका 1/5 हिस्सा उन्हें सुल्तान को देना पड़ता था, बाकी वो अपने पास रख सकते थे। फिर इसने दूसरा कर लगाया था जिसे खराज कहा जाता है। ये कृषि कर था, यानी कृषि पर यह टैक्स लगाया जाता था और ये 1/3 से लेकर के 1/5 तक हो सकता था। फिर इसने तीसरा कर जो लगाया था वो लगाया था जजिया कर। जजिया कर गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला कर था, तो गैर मुस्लिमों से ये वसूला जाता था। फिर इसने जकात लगाया था मुस्लिमों पर। मुस्लिमों को अपनी संपत्ति का 2.5% यानी 2.5% टैक्स देना पड़ता था सुल्तान को, इसे जकात कहा जाता है। ये सारे आपसे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो सब याद रखिएगा जितनी भी डिटेल यहाँ पर आपको बताई गई है। फिर देखिए इसने दीवाने बंदगान बनाया था। दीवाने बंदगान भी आपसे पूछा गया है। ये दासों के लिए एक विभाग हुआ करता था। आपसे ये भी पूछा गया है कि किस सुल्तान के समय में सबसे ज्यादा जो दास थे या गुलाम थे वो हुआ करते थे। तो 1,80,000 गुलाम यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक के समय में होते थे और इसे दासों से बहुत प्यार था, तो इसने दासों का एक विभाग अलग से बनवाया था जिसे दीवान ए बंदगान कहा जाता था। फिर इसने दीवाने खैरात भी बनाया था। ये देखिए इसने दान के लिए बनाया था कि किसी महिला की, किसी विधवा की और किसी लड़की की अगर शादी नहीं हो रही है तो उसकी शादी करवाने के लिए इन्हें आर्थिक सहायता यहाँ पर दी जाती थी या दान दिया जाता था। तो इसने दीवाने खैरात बनवाया था। दान और खैरात आप रिलेट करके याद कर सकते हैं, ये भी पूछा जा चुका है। फिर इसने एक लोक निर्माण विभाग बनवाया था। लोक निर्माण विभाग बनवा करके इसने उसको काम सौंपा था बहुत सारे कल्याणकारी काम करने के लिए। तो इसने 300 नगर बनवाए थे इसके अंतर्गत। इसके जो लोक निर्माण विभाग बनाया था उसने 300 नगर बनवाए थे, जिनमें प्रमुख आपको याद रखने हैं हिसार, जौनपुर, फिरोजपुर और फतेहाबाद, ऐसे करके कई सारे इसने नगरों को बनाया था। 300 नगर लगभग इसने बनाए थे। फिर इसने नहरें बनवाई थी, तो 5 बड़ी नहरें बनवाई थी और बहुत सारी ऐसी नहरें थी जो छोटी छोटी थी। इसके अलावा कुआं था, तालाब था, ये सब भी इसने बनवाया था ताकि सिंचाई की उत्तम व्यवस्था इसके क्षेत्र में की जा सके। लेकिन इस सिंचाई की व्यवस्था जितनी अच्छी तरह से इसने की थी, इसकी सिंचाई के लिए इन्होंने कर भी लगाया था जिसे कहा जाता है हक ए सर्व। तो ये एक सिंचाई कर हुआ करता था। इसमें कहा गया था कि इन नहरों से जो भी किसान पानी लेंगे उन्हें कुछ हिस्सा टैक्स देना पड़ेगा अपने उपज का।
फिर इन्होंने एक अनुवाद विभाग बनाया था और इसके अलावा देखिए इन्होंने 1200 बाग बनवाए थे। इतना ही नहीं, इन्होंने 1200 बागों में जो फल उगेंगे, जो फल पैदा होंगे वो उत्तम किस्म के हों, इसके लिए इन्होंने बहुत सारे प्रयोग भी किए थे और बहुत अच्छे इन्होंने बाग तैयार करवाए थे। फिर उन्होंने अनुवाद विभाग की स्थापना करवाई थी। अनुवाद विभाग ने बहुत सारे काम किए थे। बर्नी ने तारीख ए फिरोज शाही नाम की इनकी जो जीवनी थी वो लिखी थी। तो बर्नी को याद रखिएगा, तारीख ए फिरोज शाही इन्होंने लिखी थी। तो इस तरह से इन्होंने इतने काम किए थे। और इसके बाद देखिए चौथा और आखिरी जो इसका शासक हमें पढ़ना है वो है नसीरुद्दीन महमूद या मोहम्मद शाह तुगलक। तो मोहम्मद शाह तुगलक के समय पर 1398 में तैमूर नाम का मंगोल था, इसने आक्रमण किया था भारत में। तैमूर ने जब भारत में आक्रमण किया तो ये जो नसीरुद्दीन महमूद था या मोहम्मद शाह तुगलक जिसे कह रहे हैं, ये अपनी गद्दी छोड़ करके, दिल्ली छोड़ करके गुजरात भाग गया था। इसके बाद तैमूर दिल्ली में आता है और बहुत व्यापक तौर पर उसने लूटपाट की, बहुत सारे लोगों को मारा। इसके बाद जाते जाते यहाँ से उसने पंजाब में अपना एक सेनापति नियुक्त कर दिया जिसका नाम था खिज्र खान। खिज्र खान पंजाब का एक गवर्नर बन जाता है, पंजाब उसके अंडर में आ जाता है। बाद में ये खिज्र खान जो था इसने मोहम्मद शाह तुगलक की हत्या कर दी और खुद दिल्ली का सुल्तान बन गया। तो दिल्ली का सुल्तान बन गया और इसने सैयद वंश की स्थापना की। तो दिल्ली में तुर्कों का जो शासन था वो यहाँ से समाप्त हो जाता है। ये 3 वंश तुर्कों के थे, ये सब तुर्क से आए थे, तुर्की से आए थे। इसके बाद यहाँ पर सैयद वंश का शासन हो जाता है। सैयद वंश हम कल की क्लास में पढ़ेंगे।